तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप स्क्रीन दिख रहा होगा। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या? ठीक है, ये क्या है क्या नहीं है। और सर व्हाट लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज बोल रहे हैं तो क्या फंडामेंटल राइट्स के जैसा ही है क्या कुछ? ठीक है, हम लोग को ये सब चीज़ों के बारे में मतलब पूरा ओवरऑल फंडामेंटल ड्यूटीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आज ही के क्लास में ख़त्म करेंगे। जितना भी टाइम लगे, जिसको जाना हो क्लास छोड़ के वो जा सकता है। आ, कोई ज़रूरत नहीं है आपका। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये कॉन्सेप्ट आया ही क्यों, ये कॉन्सेप्ट है क्या? तो सबसे पहला चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये चीज़ हमारे ओरिजिनल संविधान में नहीं था। आई रिपीट, आई रिपीट दैट फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाज नॉट प्रेजेंट इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज एडेड बाय एन अमेंडमेंट। ठीक है, किस अमेंडमेंट से हुआ, किससे नहीं हुआ, विल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ द थिंग्स। ठीक है, विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे आप लोग। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखेंगे। धैर्य तो घुरी के पास है बट आप भी रखेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, उससे पहले कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ लूँ क्या मैं? कोई बात नहीं, बाद में पूछूंगा। सर एक डेट था 25 जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, हाँ 25 जून 1975। इस दिन को ना काला दिवस बोलते हैं या फिर डार्केस्ट डे बोलते हैं। मतलब डार्केस्ट डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं। क्यों सर? इमरजेंसी लगाया गया था भारत में, इंटरनल इमरजेंसी लगाया गया था। अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे 352 है जिसके तहत इंटरनल इमरजेंसी लगाया गया था। अब मुझसे ये नहीं पूछना आप लोग कि इमरजेंसी होता क्या है सर, सेपरेट जब होगा वो टॉपिक उस दिन बात करेंगे। बट आप लोग को बस इतना समझना है कि आपातकाल का घोषणा हो गया था सर, इंटरनल इमरजेंसी का घोषणा हो गया था उस वक्त। जब भी इमरजेंसी का घोषणा होता है ना, तो क्या होता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीन लिए जाते हैं। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीन लिए जाते हैं जो जो सिटीजन्स है उनसे, कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर। कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उसको छीन लिए जाते हैं। मतलब सर आपातकाल का सिचुएशन, इमरजेंसी का सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाता है कि सोचिए आपके पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। आज आपके पास फंडामेंटल राइट है तो अगर गवर्नमेंट कुछ भी गलत करती है तो आप क्या करते हैं सर? आप प्रेस में उस चीज को उठाते हैं कि देखो भैया गवर्नमेंट ऐसा गलत कर रहा है, गवर्नमेंट इस जगह पे सही कर रहा है, इस जगह पे गलत कर रहा है। अगर कहीं पे पुलिस सही से एक्शन नहीं ले रहा है तो आप क्या कर रहे हो? आप उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हो। लेकिन सर जब इमरजेंसी लग जाएगा ना तो आपको राइट टू स्पीच छीन लिया जाता है आपसे, आर्टिकल 19 छीन लिया जाता है। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि कौन कौन सा आर्टिकल नहीं छीना जाता है, किसी को पता हो तो? कोई मुझे बताएगा कौन कौन सा आर्टिकल नहीं छीना जाता है? तो याद रखिएगा, इसको हम लोग सेपरेट अब इससे मैं नहीं डरना है कि ये लोग को पता है मुझे नहीं पता है। देखिए जब हम लोग इमरजेंसी पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, बट आज आप लोग इस चीज को याद रख सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर जितने भी फंडामेंटल राइट्स आपके सबको छीन लिया जाता है। सब किसी को विड्रॉ कर लिया जाता है, आपके पास कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं बचता है सर। मतलब आर्टिकल 20 क्या है सर? प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी कन्विक्शन। और आर्टिकल 21 क्या है सर? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिनाइड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। आर्टिकल 21। ठीक है, तो 20 और 21 को छोड़ के जितना भी फंडामेंटल राइट्स है वो आपसे छीन लिया जाता है। तो जब इमरजेंसी का सिचुएशन आ रहा है तो सर बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आ रहा है। वैसा ही हुआ सर। क्या हुआ कि जब इमरजेंसी इंपोज किया गया भारत में तो जितने भी विपक्षी दलों के जितने भी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया गया, क्योंकि वो लोग आवाज ना उठा सके। सबसे पहला चीज। दूसरा चीज सर, अगर आवाज उठाएंगे तो क्या होगा? दंगे फसाद होंगे, इसीलिए उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद क्या हुआ सर? जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे सब तो छीन लिए गए हैं। तो जितने भी लोग थे वो लोग कुछ मतलब आपको केस्ड पैरोट जैसा लगेगा। ठीक है, एक
केज में बंधा हुआ पैरोट कैसा होता है सर? कोई उसका फंडामेंटल राइट है क्या? कोई उसके पास कोई आजादी है क्या? कोई इंडिपेंडेंस है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ जिंदा है। तो वैसा सिचुएशन बन गया था सर सिटीजन्स का। तो कुछ दिन तो सिटीजन्स ने झेला, कुछ दिन तो सिटीजन्स ने झेला। पर उसके बाद सिटीजन्स का सबर का बांध टूट गया और कुछ महीनों बाद सिटीजन्स जो थे वो लोग मांगने लगे क्या? अपना फंडामेंटल राइट्स वापस। दे वांट देयर फंडामेंटल राइट्स बैक। मतलब वो लोग आवाज उठाने लगे कि भैया इतना दिन इमरजेंसी लगा दिए आप लोग, अब हम लोग मतलब इतना दिन इमरजेंसी आप लोग लगा देते हैं, हम लोग का सब फंडामेंटल राइट्स आपने छीन लिया। तो कुछ दिन सिटीजन्स ने देखा उस चीज को, जितने भी नागरिक थे उन्होंने देखा, भारत के जितने भी नागरिक थे उन्होंने देखा। परंतु कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि सिटीजन्स का सबर का बांध टूट गया और वो लोग डिमांड करना स्टार्ट कर दिए। किस चीज का? सर फंडामेंटल राइट्स का, कि भैया इतना दिन हो गया, चलो ठीक है, अब हमारा फंडामेंटल राइट्स हमें वापस कर दो। उस वक्त जो गवर्नमेंट था वो था इंदिरा गांधी मैडम का, ठीक है, इंदिरा गांधी मैडम का गवर्नमेंट था। अब इंदिरा गांधी मैडम ने एक चीज बोला, जब ये डिमांड उठा, जब सिटीजन्स डिमांड करने लगे कि भैया मेरा फंडामेंटल राइट्स हमें वापस दो, तो इंदिरा गांधी मैडम ने ये बोला, ये सोचा उस वक्त कि यार इस दुनिया में हक जताना सबको आता है पर साथ निभाना किसी को नहीं आता है। इस दुनिया में हक जताना सबको आता है पर अपने तरफ से उनका क्या कर्तव्य है, वो कर्तव्य वो कभी नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ दूसरे पे क्लेम करते रहें। लोग इस दुनिया में क्या चाहते हैं कि बस वो दूसरे पे क्लेम करते रहे, हाँ तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे साथ वैसा नहीं किया। भैया आपने क्या किया वो भी तो देखो। इस दुनिया में अपने आप को कोई नहीं देखता है, सब ये देखता है कि हाँ इसने मेरे लिए ये चीज नहीं किया, आपने भी तो कुछ नहीं किया उसके लिए। इंदिरा गांधी मैडम का ये दिमाग में ये सब बात चल रहा था कि यार इस दुनिया में हक जताना सबको आता है पर साथ निभाना किसी को नहीं आता है। इसीलिए इंदिरा गांधी मैडम ने बहुत सोच समझ के एक फैसला लिया, एक फैसला, ऐसा फैसला जो भारत का जो नींव था ना, जो भारत का जो फाउंडिंग नेचर था, शायद उसको भी अफेक्ट कर रहा था। हम लोग समझेंगे क्यों। उन्होंने बोला, जब सिटीजन्स मांगने लगे ना, व्हाट आर राइट्स, मैंने पहले ही बताया व्हाट आर राइट्स। राइट्स आर क्लेम, राइट्स आर क्लेम ओवर समवन एल्स। हम लोग क्लेम करते हैं उस चीज के लिए, उसी को क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं, अधिकार बोलते हैं। इंदिरा गांधी मैडम ने क्या बोला, देखो तुम्हें राइट्स चाहिए ना, बिल्कुल। सिटीजन्स बोले हाँ बिल्कुल हमें राइट्स चाहिए, पर उससे पहले तुम्हारा भी तो कुछ ड्यूटी बन रहा है। क्या? हाँ जी, ये देश तुम्हारा है, ये जहां तुम्हारा है, ये जमीन तुम्हारा है, ये हवा तुम्हारा है, हर चीज तुम्हारा है। तो तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है इस स्टेट के लिए। इस स्टेट के लिए सिटीजन्स का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। सर इस दुनिया में हक जताना सबको आता है, साथ निभाना नहीं आता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखो, आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज आप कभी भूलेंगे नहीं। इंदिरा गांधी मैडम ने क्या बोला कि सिटीजन्स का भी एक ड्यूटी होना चाहिए, एक कर्तव्य होना चाहिए हमारे स्टेट के लिए, क्योंकि ये ओवर एंड ऑल ये देश किसका है? हमारा है। तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य होना चाहिए। जब भारत में इमरजेंसी लगा है, जब भारत का स्थिति देख के इमरजेंसी लगाया गया है, भारत के अच्छे के लिए लगाया गया है, उस वक्त भारतीयों का भी तो कुछ ड्यूटी बन रहा है। उस वक्त भारत के जो नागरिक है उनका भी तो कुछ ड्यूटी बन रहा है। इसीलिए इंदिरा गांधी मैडम ने क्या बोला कि हम लोग कुछ रिमाइंडर्स देंगे। क्या है सर रिमाइंडर्स? रिमाइंडर मतलब क्या? जैसे आप लोग जैसे आप लोग जब भी अलार्म लगाते हैं, तो जब अलार्म एक बार बज जाता है और आप लोग ना उसको बंद करते हैं और ना उसको बस बजने देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा देर बाद ना, थोड़ा देर बाद, नहीं रियायतें नहीं, रिमाइंडर्स, जहाँ मुझे हिंदी इतना नहीं आता है बट मुझे जहां तक लग रहा है कि रियायतें नहीं होगा, मुझे नहीं पता यार वो वर्ड, रियायत वर्ड का मतलब ही नहीं पता मुझे। रिमाइंडर रिमाइंडर का मतलब सिंपल से, जब भी आप अलार्म लगा रहे हैं, तो जब अलार्म जब बजता है आप लोग उसको बंद नहीं करते, तो देखते हैं वही सेम अलार्म 5 मिनट के बाद फिर से रिमाइंडर देने लगता है, आपको फिर से बजने लगता है। क्यों?
सर वो आपको ध्यान दे रहा है, रिमाइंड करा रहा है, आपको जगा रहा है, आपको फिर से बोल रहा है कि देखो तुम अलार्म उठ के बंद कर भी नहीं किया था, इसलिए फिर से हम बज रहे हैं। तो जब सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स का मांग करने गए स्टेट के पास, तो स्टेट ने क्या बोला, सिटीजन्स आई एम रिमाइंडिंग यू, आई एम रिमाइंडिंग यू दैट यू हैव सम ड्यूटीज टुवर्ड्स द स्टेट। इस स्टेट के तरफ तुम्हारा भी कोई ना कोई कर्तव्य है। सबसे पहले तुम मुझे बताओ, वो कर्तव्य तुमने निभाया? तुमने तो वो कर्तव्य नहीं निभाया। तुम लोग आके क्लेम मांग रहे हो यार। अभी भारत में, भारत के लिए ये सही है कि भारत में इमरजेंसी लगाया गया है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो, आके बार बार बोल रहे हो यार कि मुझे राइट्स, मुझे अपना फंडामेंटल राइट्स वापस दो, राइट वापस दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस थिंग शुड नॉट बी entertained anymore, because you have certain rights toward the nation, toward the state। जहां भी आप लोग लिखेंगे वहां पे लिखेंगे आप लोग सर कि यहाँ पे रिमाइंडर का मतलब क्या है कि द सिटीजन्स हैव पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्यूटीज, हैव सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द स्टेट, टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द कंट्री, whatever thing you will say। आपने साथ नहीं निभाया इस देश का, जब ये देश बहुत ही खराब कंडीशन से जा रहा है और आप उसी वक्त हक जताने आ गए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई उस वक्त इंदिरा गांधी मैडम ने एक चीज ऐड किया हमारे संविधान में, जिसका नाम था फंडामेंटल ड्यूटीज। आई थिंक हिंदी में मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया, क्यों नहीं ऐड किया गया, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। सर फंडामेंटल ड्यूटीज किस दिन ऐड किया गया या फिर किस साल को ऐड किया गया? 1978 में ऐड किया, 6 में ऐड किया गया, 42वां संशोधन से, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये हमारे संविधान में किस संशोधन से लाया गया है, किस अमेंडमेंट से लाया गया, 42nd अमेंडमेंट से लाया गया है, और सर किस आर्टिकल में है, कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 51 का बड़ा ए, आर्टिकल 51 का बड़ा ए। चलो बड़ा ए का क्या मतलब है? नो भैया, नॉट 51, देयर इज अ वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन 51 एंड 51 ए, यू कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। आर्टिकल 51 का बड़ा ए और आर्टिकल 51 का छोटा ए में भी बहुत सारा डिफरेंस है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में किस संशोधन से लाया गया? सर 42वां संशोधन, 42nd संशोधन 1976 में लाया गया। और किस किस साल ऐड किया गया? क्या यार आप लोग क्या लिखते हो यार, मत लिखो ना, 1996 लिख रहे हो यार, 1996 लिख रहे हो यार। आर्टिकल 51 में डाला गया किसको? जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उनको, ठीक है। सर किस भाग में अवेलेबल है, किस भाग में अवेलेबल है, किस भाग में अवेलेबल? पार्ट 4 का ए में, पार्ट 4 का ए। देखो 4 लिख रहे हैं, नहीं अरे क्या जरूरत क्या है, क्या मैं तो बता ही रहा हूं ना, फिर क्या जरूरत है ज्ञान का प्रदर्शन करने का? आता है तो ठीक है, जिनको नहीं आता उनको देखने दो। आप लिख रहे हो, उनका भी ध्यान जा रहा है, उनको भी गलती से याद रह गया तो फिर वही चीज। सर पार्ट 4 ए, पार्ट भाग भाग 4 ए, ठीक है, 4 ए में ये भी मैं बता रहा हूं कि पार्ट 4 और पार्ट 4 में बहुत डिफरेंस है। पार्ट 4 में कौन सा? भाग 4 में, संविधान का भाग 4 में क्या है, कोई मुझे बताएगा? भाग 4 में क्या है, कोई मुझे बताएगा? भाग 4 में क्या है? भाग 4 में क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स है। भाग 4 में क्या है? बाकी लोग, साक्षी, डेंजर जोन, सर डीपीएसपी है, ठीक है। कोई मुझे बताएगा कि सिटीजनशिप कौन से भाग में है? सिटीजनशिप कौन से भाग में है?
भारत में कितने तरह से सिटीजनशिप को वापस ले जा सकता है? सुनना क्वेश्चन, भारत में कितने तरीके से सिटीजनशिप को छीन जा सकता है, वापस ले लिया जा सकता है? सर एक इंसान 3 लिखेगा तो मैं भी 3 लिखूंगा। क्यों? बड़ा भाई है ना मेरा। बाकी लोग किस कितने तरीके से छीना जा सकता है सर? छीना जा सकता है, वापस कितने तरीके से ले लिया जा सकता है? वापस कितने तरीके से ले लिया जा सकता है? वापस कितने तरीके से ले लिया जा सकता है? नहीं नहीं, आप 5 ही लिखो ना। आप क्यों देख के, सबसे खराब लगता है मुझे कि देख के फिर जो टाइप करता है ना 3, सबसे खराब मुझे लगता है। आपने 5 लिखा, उस चीज को एक्सेप्ट करो ना कि हाँ मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, वो चीज है वो एक्सेप्ट कीजिए आप। बाकी लोग को तो 2 जन तो सोच ही रहे हैं अभी तक कि हाँ क्या होगा पता नहीं, क्या होगा। मैंने पूछा ही नहीं मैडम, मैंने पूछा ही नहीं कि किस तरीके से, कितने तरीके से दिया जा रहा है, मैंने पूछा ही नहीं वो चीज। मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन पूछा था कि कितने तरीके से छीन लिया जा रहा है। ध्यान सुनना बस। आप लोग कितना सुन रहे हैं ना क्लास को, मैं 5 मिनट में सिद्ध कर सकता हूँ। ठीक है सर, देखिए इन्होंने लिखा भी रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो क्या क्या था, आई होप आप लोग को याद होगा, नहीं होगा तो पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो पार्ट 4A में डीपीएसपी को डाला गया। अब सर डीपीएसपी को बनाने के लिए एक कमेटी, फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी मैडम ने ये समझा कि हाँ भारत के जो लोग हैं, भारत के जो सिटीजन है, उनको एक फंडामेंटल ड्यूटीज का भी कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए कि उनका क्या मौलिक कर्तव्य है इस स्टेट के लिए, इस नेशन के लिए, उनका क्या मौलिक कर्तव्य है। उनको वो समझाने के लिए हमें फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करना पड़ेगा हमारे संविधान में। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या चीज होगा, कैसे कैसे हम लोग ऐड करेंगे सर, किस जगह पे ऐड करेंगे, कौन सा अनुच्छेद में ऐड करेंगे, इन सब चीजों के लिए एक कमेटी बनाया गया। एक कमेटी बनाया गया, कमेटी का नाम था क्यों नहीं आ रहा है दोस्त, स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह कमेटी, ठीक है, स्वरण सिंह कमेटी बनाया गया। स्वरण सिंह कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया, क्या रिकमेंडेशन दिया? इन्होंने बोला कि, क्या रिकमेंडेशन दिया, क्या सुझाव दिया सर, कि टोटल 8 टाइप का, टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज हमें इम्पोज करना चाहिए, हमें ऐड करना चाहिए हमारे संविधान में। क्या बोला मैंने? आई रिपीट, I am repeating it again that Swaran Singh committee was formed in order to form what? सर फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने के लिए स्वरण सिंह कमेटी को बनाया गया। स्वरण सिंह कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया? दैट देयर शुड बी 8 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, देयर शुड बी 8 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। 8 तरह का फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए। ठीक है, 8 तरीका के फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए। पर आप लोग देखेंगे ना कि अभी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो टोटल 11 है। ठीक है, हम लोग समझेंगे 11 कैसे हुआ, परंतु ये जो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज था उनके रिकमेंडेशन से और 2 फंडामेंटल ड्यूटीज उसी वक्त ऐड किया गया, और इंदिरा गांधी मैडम ने क्या बोला कि टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डाला जाएगा हमारे संविधान में। मतलब सर जब फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया ना, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन, दैट जब फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया हमारे संविधान में, उस वक्त टोटल 10 टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए। स्वरण सिंह कमेटी ने कितना रिकमेंडेशन दिया था सर? 8, लेकिन ऐड कितना किया गया सर? 10। 2 और कहीं से इंदिरा गांधी मैडम ने ही, जहां तक मुझे याद है, कि सजेशंस दिया था। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग बोलेंगे कि 11 गो है, हम लोग समझेंगे 11 गो कितना कैसे हुआ। अभी प्लीज आप लोग याद रखेंगे कि 10 गो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था। और मैं अगर गलती से आज फंडामेंटल राइट्स बोल दूं फंडामेंटल ड्यूटीज के जगह पे, तो मुझे कृपया करके क्षमा कीजिएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में ही। ठीक है, कभी कभी यार स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ।
ठीक है, तो स्वरण सिंह कमेटी अगर पूछा जाए किस चीज से रिलेशन है, तो आप लोग का इतना खराब कंडीशन नहीं होगा कि आप लोग लिख देंगे सर कि लिंग्विस्टिक बेसिस में स्टेट को बांटा जाना चाहिए कि नहीं बांटा जाना चाहिए, ये चीज डिसाइड करने के लिए स्वरण सिंह कमेटी बनाया गया था। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? तो बहुत बड़ा झूठ है, इतना बड़ा झूठ है ना कि मैं बोल ही नहीं सकता। कोई मुझे बताएगा किस कमिटी ने किस कमिटी ने ये फाइनल रिपोर्ट दिया था कि हाँ लिंग्विस्टिक बेसिस में भारत का स्टेट का विभाजन होना चाहिए? सर क्यों पूछ लेते हैं आप इतना हार्ड क्वेश्चन? बहुत दिन से नहीं पढ़ा है मैंने, क्यों पूछ लेते हैं आप? मत पूछा कीजिए। अगर आपको याद होगा तो सर फजल अली कमेटी, सर सब बोल रहे हैं फजल अली कमेटी तो मैं भी लिख दूंगा। आप मेरे से तो झूठ बोल लोगे, अपने आप से कौन झूठ, मतलब कैसे बोल पाओगे यार? तो समझिएगा कि स्वरण सिंह कमेटी ने 8 रिकमेंडेशन दिया। टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए हमारे संविधान में? सर 10। कौन से संशोधन से? 42वां संशोधन 1976। सर कितना से कितना आर्टिकल ऐड किया गया? सर आर्टिकल 51 का ए, छोटा ए से आर्टिकल 51 ए आई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, 10 कितना होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे ना, जे, जम्मू कश्मीर, ठीक है। हाँ, तो अनुच्छेद कितना से कितना ऐड किया गया सर? 51 ए का सब क्लॉज ए से लेके 51 का बड़ा वाला ए से जे तक, अगर आप छोटा ए से जे तक गिनेंगे ना, छोटा जे तक, तो 10 गो अनुच्छेद आपको दिखेगा। तो इतने सारे अनुच्छेद ऐड किया गए। किस भाग में डाला गया सर? कोई मुझे बताएगा किस भाग में डाला गया, किस पार्ट में डाला गया, किस पार्ट में डाला गया? तो पार्ट 4 का ए में डाला गया था, ठीक है। आई होप आप लोग को याद होगा। उसके बाद क्या हुआ सर? फंडामेंटल ड्यूटीज में एक और संशोधन किया गया फ्यूचर में। कौन सा संशोधन? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। किस ईयर में आया था, कोई मुझे बताएगा? 2002, हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, 2002 में आया था। अगर आप लोग को याद होगा तो 2002 में सर हम लोग राइट टू एजुकेशन वाला को अमेंड किए थे, 45वां, ठीक है। हम लोगों ने उसका डेफिनेशन ही चेंज कर दिया था, ठीक है। और सर इसको भी ऐड किया था, मैंने उस वक्त भी आपको समझाया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या चीजें हुई थी। तो सर फंडामेंटल ड्यूटीज में एक एक्स्ट्रा अनुच्छेद ऐड किया गया। कौन सा अनुच्छेद ऐड किया गया? आर्टिकल 51 का बड़ा ए का के, ठीक है। मतलब अभी अभी फिलहाल प्रेजेंट डे में टोटल कितने सारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो सर पहले का 10 गो और अभी बाद में फ्यूचर में एक और ऐड किया गया था। टोटल कितना हुआ? 11 गो फंडामेंटल ड्यूटीज है। सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितना है, तो सर बहुत हलवा है। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 9 गो है। ट्रू या फॉल्स? 9 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ट्रू या फॉल्स? बहुत बड़ा झूठ है सर, टोटल 11 गो है, ठीक है। किस
अच्छा, मैं अगर पूछूं कि प्रेजेंट डे में कितने से कितने अनुच्छेद तक फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कितने से कितने अनुच्छेद तक फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? कितने से कितने अनुच्छेद तक फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? नो, बिल्कुल नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। सिर्फ एक ही है। हाँ, ये भी गलत है। ये भी विजय, तुम्हारा भी गलत था। हाँ, आनंद का सही है, आनंद का सही है। विजय जी, आप अपना देखिए, आप 52 कहां से ला दे रहे हैं? 52 कहां से ला दे रहे हैं सर? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है किसने कितने आर्टिकल्स के बीच में है? आर्टिकल 50, अभी थोड़ा देर पहले लिखा था, आर्टिकल 51 बड़ा वाला ए, या फिर इसको क्लॉज में मत रखो, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 51 का ए सब क्लॉज स्मॉल ए टू 51 का बड़ा वाला ए से के तक। फिलहाल कितना है सर? के तक है। पहले कितना था? जे तक। अगर आप गिनेंगे ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के में सर 11 को मिलेगा आपको, टोटल मतलब 11, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम लोग थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज का हिस्ट्री क्या रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, एकदम आराम से सुनिएगा। सर, फंडामेंटल ड्यूटीज जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज का कभी रहा ही नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या बोल रहे हैं आप? जी हाँ, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, जो भी लोकतांत्रिक देश है, वो लोग का ये कॉन्सेप्ट कभी रहा ही नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल का क्या ड्यूटी रहेगा, लोगों का क्या कर्तव्य रहेगा, वो उन्हें बताना नहीं पड़ता है एक्सप्लिसिटली, उन्हें पता होता है सर। इसीलिए कभी भी आप देखिएगा ना, जितने भी मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं सर, जापान को छोड़कर, ठीक है, जापान एक एक्सेप्शन आ जाता है, उसके अलावा सर जितने भी कंट्रीज है ना, डेमोक्रेटिक कंट्रीज, उन लोगों में फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और अगर है ना, तो वो इम्प्लिसिटली है, एक्सप्लिसिट नहीं है सर, कहीं पे भी लिखा नहीं होगा उनके संविधान में। वो एक्सप्रेसली नहीं है सर, एक्सप्रेस नहीं किया गया है कहीं पे, वो उनके अंदर है, वो कॉन्सेप्ट उनके अंदर है, उनके संविधान में नहीं लिखा गया होगा। पर जितने भी आप समाजवादी देश देखेंगे, जितने भी कम्युनिस्ट देश देखेंगे, जितने भी सोशलिस्ट देश देखेंगे, जैसे हो गया रसिया, चाइना, सर इन देशों में क्या होता है ना, एक्सप्लिसिटली फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन होता है। उनका जो संविधान होता है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का एक्सप्लिसिटली वर्णन किया जाता है। तो सर जब टाइम था 1970 का ना, उस वक्त भारत जो था ना, रसिया से बहुत इन्फ्लुएंस्ड था, रसिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। क्यों था? तो अगर आपको याद हो तो 1971 बंगाल बांग्लादेश लिबरेशन जो हुआ था, ठीक है, तो उस वॉर में सर रशिया ने हमारा बहुत साथ दिया था, बहुत ज्यादा साथ दिया था। और कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो ये बोलना भी गलत नहीं होगा कि यार उनके सपोर्ट के वजह से ही, मतलब शायद एक अलग सा इंटरनेशनल दबाव बना था। क्योंकि सर अमेरिका उस वक्त खिलाफ हो गया था, यूके खिलाफ हो गया था, पर सर उस चीज के बावजूद भी रशिया ने एक सच्चा दोस्त होने का फरमान दिया था हमें। तो इसीलिए भारत जो था ना, उसका झुकाव थोड़ा रशिया की तरफ ज्यादा हो गया था 1970 के वक्त। और उस वक्त भी गवर्नमेंट किसका था सर? इंदिरा गांधी मैडम का। तो सर इंदिरा गांधी मैडम ने सोचा ही था कि फंडामेंटल ड्यूटीज लाना है। वो मोटिवेट पता है कहां से हुई थी, किस कंट्री से हुई थी सर? रशियन कंट्री से, रशिया का कंट्री से। क्योंकि रशिया में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, अगर आपको पता हो तो रशियन एक सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है, रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। तो सर उस सोशलिस्ट कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट पहले से ही था, ठीक है, पहले से ही था। और वहीं से उन्होंने देखा समझा चीजों को, और वहीं से हमने भारत में अडॉप्ट कर लिया फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भारत में जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया, अडॉप्ट किया गया, ये किस कंट्री से मोटिवेट होकर किया गया? तो सर यूएसए से नहीं किया गया, रसिया से किया गया है, ठीक है, रशिया से किया गया है, ठीक है, रशिया से किया गया है।
रसिया से किया गया, ठीक है। अब सर सुनिएगा ध्यान से, फंडामेंटल ड्यूटीज, कोई मुझे बताएगा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो है वो जस्टिसिएबल है कि नहीं है, जस्टिसिएबल है कि नहीं है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल और नॉट। सर वो है, जस्टिसिएबल है, बिकॉज मीन्स व्हाट जस्टिसिएबल मतलब दे कैन बी इन्फोर्स थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। कोई मुझे बताएगा डीपीएसपी जस्टिसिएबल है कि नहीं है, डीपीएसपी। कोई मुझे बताएगा प्रियम्बल का रिफ्लेक्शन किसको कहा जाता है, प्रियम्बल का रिफ्लेक्शन किसको कहा जाता है, ठीक है। सर यहाँ पे भी एक वर्ड लिखा हुआ है फंडामेंटल, और सर फंडामेंटल राइट्स में भी एक वर्ड लिखा हुआ है फंडामेंटल। अगर फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल है और जस्टिसिएबल है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी फंडामेंटल वर्ड है, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जस्टिसिएबल होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, आई रिपीट, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल, दीज आर नॉट जस्टिसिएबल, ये जस्टिसिएबल नहीं है। मतलब इसको इन्फोर्स करने के लिए आप माथा पीछे जाके कोर्ट में नहीं कीजिएगा, ये तो जज साहब बोलेंगे अरे पागल हो गए लगा यार तुम, ठीक है। अब बात उठता है सर फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडेबल है कि नहीं है, बिल्कुल सर अमेंडेबल है, इट कैन बी अमेंडेड, अमेंडेबल है सर, फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडेबल है। क्यों अमेंडेबल है, अब ये तो देखें सर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, अभी तो देखें एक एग्जांपल, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है सर, अमेंडेबल है। कोई मुझे बताएगा फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल है कि नहीं है, और अगर है तो किस अनुच्छेद में लिखा गया है इसके बारे में, किस अनुच्छेद में लिखा गया है इसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल है कि नहीं है, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है। दो क्वेश्चन पूछा है मैंने, दो क्वेश्चन पूछा है, दोनों को साथ में आंसर दीजिए, दोनों का साथ में आंसर दीजिए कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो अमेंडेबल है कि नहीं है, और अमेंडेबल है तो किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि अमेंडेबल है। नो ब्रो, ये आम जिंदगी है, इस आम जिंदगी के लिए तो हम लोग इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, शायद इस आम जिंदगी के लिए तो मैं 13 पढ़ाने के लिए तो नहीं बैठा हूँ सिर्फ यहाँ पे, यू शुड से 13 सब प्लस 4, कल ही का टॉपिक था, इसीलिए पूछा, कल ही का टॉपिक था भैया, कल ही का टॉपिक था। किस अनुच्छेद किस संशोधन से लाया गया था, कोई मुझे बताएगा। सर 42वां, सर 42वां से आया होगा पक्का, 42वां से पक्का आया होगा 24वां था सर, 42 को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। और बाकी लोग जिसको याद ही नहीं आ रहा है कहाँ का बात कर रहे हैं, गुरु प्रभु प्लीज जाके रिकॉर्डिंग देखें, रिकॉर्डिंग का व्यवस्था आप ही लोग के लिए, और जो सोचता है ना कि यार कौन उतना जाके देखेगा, मैं भी यही बोल सकता हूँ यार कि मेरा तबीयत खराब है, मैं क्यों आके बैठूं, पर मेरा प्रॉब्लम यह है ना कि मैं जिस चीज से प्यार करता हूँ ना उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, चाहे मेरा कंडीशन कितना भी खराब हो या अच्छा हो, इससे प्यार है मुझे, इसलिए यहाँ तक हो गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को आई थिंक। अब एक स्टोरी बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है, एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी आप 11वां फंडामेंटल राइट्स के बारे में भूल जाएंगे, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मैं बाद में वही चीज बोल रहा हूँ कि अगर मैं मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया तो प्लीज मुझे माफ कर देंगे, आप लोग समझेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर रहा है बंदा। जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है उसको आप भूल जाओ, अभी उसको आप भूल जाओ कि अभी वो है ही नहीं। क्यों, हम लोग जो ओरिजिनल 50
वन में जो डाला गया था, ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज जो डाला गया था 42वां संशोधन से, जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डाला गया था, उन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पहले मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद 11वां के बारे में आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग 11वां के बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए आप लोग, भूल जाइए कि 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरा बात को। जो 1 से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो सर दिखता कैसा है, पहले आप देख लीजिए दिखता कैसा है। ऐसा दिखता है। मैंने आप लोगों को गुजारिश किया है कि इसको मत देखिएगा, इसको मत देखिएगा, कृपया करके इसको मत देखिएगा। ठीक है, ये है ही नहीं, ये भी है ही नहीं, इसको भूल जाओ, ये भी है ही नहीं, इसको भूल जाओ। सर ये क्या कर दिया आपने, किसी 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 सब क्लॉज के अंदर आपने अंडरलाइन कर दिया और किसी किसी को छोड़ दिया ऐसे ही। तो क्यों छोड़ा, क्यों अंडरलाइन किया, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनिएगा। कैसे कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज है सर, ए बी 51 का बड़ा ए का ए, बी सी, और इधर 51 का ए चल रहा है, ठीक है, डी ई एफ जी एच आई। सर टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। और ध्यान से सुनिएगा, जितने भी ऑड, जितने भी विषम विषम संख्या वाले, जितने भी ऑड नंबर वाले फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, जितने भी ऑड नंबर वाले फंडामेंटल ड्यूटीज जितने भी है ना, वो लोग सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर नहीं है, मतलब दे आर नॉट मेरली रिमाइंडर। अब मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही समझाया था कि यार these are reminders to the citizens that the citizens, we used to say like the citizens of India have certain kinds of duties towards the state। ठीक है, हमने शुरू में ही समझा था कि यार फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, एक टाइप का एक टाइप का रिमाइंडर है। ठीक है, वो कहते हैं ना, रिमाइंडर मतलब बार बार याद दिलाना पड़ता है सर, बार बार याद दिलाना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ रहा है, उसका वो कर्तव्य है, उस चीज को बारे में उन्हें याद दिलाना पड़ रहा है, दीज आर द रिमाइंडर्स। ठीक है, लेकिन आप अभी क्या लिख रहे हैं, ऑड नंबर के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक रिमाइंडर नहीं है। ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं आप, ऑड नंबर वाले मतलब भाई साहब, सर ये फर्स्ट फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी, ये सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी, ये थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, यहीं पे बीच में कुछ छूटा है। ठीक है, तो ऑड वाला जितना भी देख रहे हैं ना आप, ऑड वाला आप जितना भी देख रहे हैं ना, दीज आर नॉट मेयरली, यहाँ पे 10 भी होगा, कुछ बीच में सीरियल गलत हुआ है। ठीक है, दीज आर नॉट मेयरली रिमाइंडर्स, ये लोग सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर नहीं है सर। मतलब जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑड नंबर वाले हैं ना, वी हैव टू फॉलो इट, हमें उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। सर दो चीजें होती हैं, यू मतलब हम लोग फॉलो करने का मन है तो करेंगे, नहीं करने का मन होगा तो नहीं करेंगे, लेकिन एक क्या होता है कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सर जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑड नंबर वाले हैं ना, उनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, आप मना नहीं कर सकते नहीं हम इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप रिफ्यूज कीजिएगा ना तो आपको क्या किया जाएगा पता है, आपको पनिश किया जाएगा, यू विल बी गेट पनिश्ड बाय द स्टेट। क्यों पता है, क्योंकि सर जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि ऑड नंबर में है ना, उनके पीछे एक बैकिंग है, एक बैक सपोर्ट है, किसका पता है, लॉ का, कानून। हर फंडामेंटल राइट जो कि ऑड नंबर से बनाया हुआ है, जितना भी ऑड नंबर वाले फंडामेंटल ड्यूटीज है, फिर से मैंने राइट बोल दिया होगा, माफ कीजिएगा, जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि ऑड नंबर वाले हैं, उनको आप रिफ्यूज नहीं कर सकते कि इस चीज को हम नहीं फॉलो करेंगे, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। यू शुड फॉलो इट, यू मस्ट हैव टू फॉलो इट, यू कैन नॉट रिफ्यूज। अगर आप रिफ्यूज कीजिएगा तो क्या होगा,
सर यू विल गेट पनिश्ड बाय द स्टेट। क्यों? उनके पीछे किनका सपोर्ट है? लॉ का। डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं, वो है ना कि तुम हमको हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? चचा हमारे विधायक हैं। मतलब सर ऑड नंबर वाले जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर नहीं है। सर आपका अलार्म आपको रिमाइंड करता है कि उठो उठो उठो, लेकिन क्या आपका अलार्म खुद से एक बाल्टी पानी फेंक देता है क्या आपके ऊपर? नहीं फेंकता है। लेकिन आप कभी मम्मी या पापा को बोल के रखना कि सुबह उठा दीजिए, क्या होगा सर? वो उठाएंगे आपको। नहीं उठ रहे हो तो पनिश, यू विल गेट पनिश्ड, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब सर रिमाइंडर का मतलब आप सब लोग समझ ही चुके होंगे। और ऑड नंबर्स वाले क्या है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर नहीं है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, यू कैन नॉट रिफ्यूज इट। लेकिन सर जितने भी इवन नंबर वाले फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ऑब्वियस सी बात है क्या, वो बस बच्चा है, दूध भात है उन लोगों का। आपको मन कर रहा है करने का तो कीजिए, फॉलो करने का मन कर रहा है तो कीजिए, नहीं मन कर रहा है तो मत कीजिए, इट्स अप टू यू। रिमाइंडर दिलाना मतलब सर याद दिलाना कि आपका ये ड्यूटीज है। वो है ना एक बहुत फेमस शायरी है कि तुम्हारा मेरा रिश्ता कुछ ऐसा हो गया कि मेरे लिए वो 2 का पहाड़ा है और तुम्हारे लिए वो 17 का पहाड़ा बन गया, इसीलिए मैं कभी भूल नहीं पाता हूं और तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है। ठीक है? तो ये जो ऑड नंबर वाले हैं ना, ये 17 का पहाड़ा है, आपको बार बार याद दिला रहा है और आपको फॉलो इसको करना पड़ेगा। और अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं देन यू विल गेट पनिश्ड बाय द स्टेट। मतलब सर मैंने क्यों डाला था लाल लाल, लाल रंग इश्क का क्यों डाला था? इसलिए डाला था क्योंकि देखिए ये सब जितने भी है ना ऑड वाले हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। दीज आर मस्ट, मस्ट। हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे। आपको बस इतना लिखना है आपको कॉपी में भाई साहब कि ऑड वाले जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर नहीं है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो देन यू विल गेट पनिश्ड। ठीक है? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज टूथलेस है क्या? टूथलेस का मतलब क्या होता है पता है? कि कमजोर, लाचार, उन लोगों के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड टूथलेस। टूथलेस मतलब क्या सर? बिना दांतों का। जो बिना दांतों का होता है क्या वो खाना वाना खा पाएगा? नहीं सर, लाचार जैसा फीलिंग आएगा उसको। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज टूथलेस है क्या, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, ये टूथलेस नहीं है। क्यों? क्योंकि सर अगर आप यहाँ पे मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ कुछ ऐसा फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, अगर आप उसको रिफ्यूज करते हैं ना कि नहीं हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो सर आपको पनिश भी किया जा सकता है। आपको सजा भी दिया जा सकता है, आपको दंड भी भरना पड़ सकता है। समझ में आया? और अब अगर आपको लगेगा कि सर ये वाला जो लाया गया 42वां संशोधन से, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज संवैधानिक है, तो याद रखिएगा यस इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल। किस केस ने ऐसा बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशनल है? द ग्रेट मिनर्वा मिल्स केस। कल ही पढ़ा है सर, शायद कल ही पढ़ा है। कोई मुझे बताएगा कल क्या पढ़ा है मिनर्वा मिल्स के बारे में? हैंड रेज करके। मिनर्वा मिल्स केस के बारे में कल क्या पढ़ा है? आज अभी अभी क्या मैं बता रहा हूँ कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग पहले लिख लो यार, कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक है कि नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ बिल्कुल है। और किस केस ने उसको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन दिया है, किस केस ने उसको बोला है कि वो संवैधानिक है? तो सर मिनर्वा मिल्स केस। कोई मुझे बताएगा कि कल मिनर्वा मिल्स केस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, क्या जजमेंट जो पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट था? पलट के देख ले रहा हूं मैं, पलटिए, पलटिए, टाइम नहीं मिला होगा रिवाइज करके आने का। हाँ नंद बोलो। नहीं तुम नहीं बोलेगा, रुक जाओ, बाकी लोग। एक सेकंड, रुक जाओ प्रिया।
हाँ जी, क्या नहीं समझा वेद, आप थोड़ा बता पाएंगे मुझे कि आप क्या नहीं समझे आज का, क्या नहीं समझ में आया? हैंड रेज करके या फिर आप ये कभी मैंने बताया ही नहीं कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच का रिलेशन मैंने कभी। अच्छा, कल आपको वो चीज समझ ही नहीं आया कि क्या कल कितने कितने जन को, अच्छा हाँ ये अच्छी बात है। अच्छा, आज का नहीं समझ में आया, आज का नहीं समझ में आया कि मिनर्वा मिल्स केस क्या बोला? हाँ वेद, आज का नहीं समझ में आया कि कल वाला नहीं समझ में आया? आप प्लीज अनम्यूट करके बता सकते हैं मुझे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस टॉपिक के बारे में बोल रहे हैं। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आज जो मैंने ये बताया कि मिनर्वा मिल्स केस ने कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन प्रोवाइड किया है फंडामेंटल ड्यूटीज को, ये समझ में आया आपको? हाँ, बोल रहे थे ना कि हाँ। मिनरवा मिल्स हम्म। जो था वो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट के बीच रिलेशनशिप बताया था, न्यायिक समीक्षा के लिए बताया था। कल हम बहुत, वो लोग तो बहुत कुछ बताया था, अब हम्म, केशवानंद भारती केस भी एक चीज थोड़ी ना बताया था, बहुत कुछ बताया था। लेकिन कल हमने पढ़ा था मिनर्वा मिल्स के बारे में, कुछ 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 चीज पढ़ा था, किसी चीज से के बारे में रिलेशन पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था मैं वो पूछ रहा हूँ। बताया तो उसने बहुत कुछ है। अगर आप केबीसी के बारे में बात करने जाएंगे तो केबीसी सिर्फ 3 चीजों के बारे में थोड़ी ना बात किया था, बहुत चीज के बारे में बात किया था। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि कल हमने मिनर्वा मिल्स केस के बारे में कुछ पढ़ा था, उसका क्या वर्डिक्ट पढ़ा था, कुछ पढ़ा था हमने। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने जन रिवाइज कर रहे हैं, कितने जन घर से पढ़ के आ रहे हैं, कितने जन क्लास में ध्यान दे रहे हैं, मैं वो चीज जानना चाहता हूँ। और डीपीएसपी ये जो रिलेशन है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कब कहाँ पढ़े थे हम लोग ये चीज? मैंने शायद डीपीएसपी में ही बता दिया था। ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल बी और सी, अगर आप लोगों को याद हो, बाकी लोग अगर आप लोगों को याद हो कि जब हम लोग आर्टिकल बी 31 का बी और सब क्लॉज बी और आर्टिकल 31 का सब क्लॉज सी के बारे में पढ़ रहे थे, याद है आप लोगों को? नॉट 31, सॉरी 39, याद है आप लोगों को? 39 का बी एंड 39 का सी। सर इन लोगों से कभी भी अगर लॉ बनाया जाएगा तो वो असंवैधानिक नहीं होगा। ये किस केस ने बोला था, किस केस का ये वर्डिक्ट था? कोई मुझे बताएगा किस केस का वर्डिक्ट था? हाँ आनंद बोलो, अब बोलो। केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। लेकिन बाद में मिनर्वा मिल्स केस ने एक और चीज बोला कि सर, अच्छा ये कोई बताएगा मुझे कि किस संशोधन में, अच्छा कोई संशोधन करके कुछ आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, याद है आप लोग को? याद नहीं होगा, रिवाइज नहीं करके आया ना। अब देखिए वेद ने, चलो बोला गलत चीज पर सही चीज कनेक्ट करवा दिया। मतलब मैं अगर आप लोगों से पूछ लूं, किसी को समझ में नहीं आया कि उन्होंने बोला क्या, क्यों? आप लोग क्लास में ध्यान नहीं दिए। उन्होंने क्या बोला कि मिनर्वा मिल्स केस जो है वो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में रिलेशन बताता है। सर रिलेशन का मतलब क्या पता है? कौन सा संशोधन से लाया गया था ये चीज, कोई मुझे बताएगा कि कभी भी बी और सी को यूज करके कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो वो असंवैधानिक नहीं होगा? कोई आर्टिकल ऐड किया गया था, कोई आर्टिकल ऐड किया गया था, कोई आर्टिकल ऐड किया गया था? तो 31 का सी ऐड कर दिया। छोटा मत लिखिए भैया, प्लीज छोटा मत लिखिए, छोटा का मतलब बहुत अलग होता है, प्लीज। अगर आपको याद आ रहा है तो ये वहां वाला स्टोरी बता रहे हैं। फिर हमने क्या देखा था कि 31 सी का जो डेफिनेशन है उसको बढ़ा दिया गया था 42वें संशोधन से, कि बोल दिया गया था कि जितने भी डीपीएसपी हैं उनसे कभी भी लॉ बनाया जाएगा और अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट भी कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चीज को खारिज किया गया था किस केस के द्वारा? मिनर्वा मिल्स केस के द्वारा। तो वेद का आंसर वो कह रहा है, हमने ये चीज पढ़ा हुआ है।
लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि कल हमने मिनर्वा मिल्स केस के रिलेशन में कुछ वर्डिक्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल वाला, मुझे वो जानना है, कल क्या पढ़ा था, देखे तो कि क्या फायदा हो रहा है सर पढ़ के। आनंद तुम बोलना चाह रहे थे, बोलो। हाँ, तो कल पढ़े थे कि जैसे जो भी 368 का 4 और 368 का जो 5 था, तो सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी जो लॉ में है वो इंडिया में जो भी कुछ है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, जिसके कारण ये बोला गया था कि 368 का 4 और 5 से जो भी होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। भाई साहब कल हम लोग ने पढ़ा था मिनर्वा मिल्स केस, क्यों पढ़ा था, क्योंकि 42वें संशोधन से सर 368 में भी संशोधन लाया गया था, उसमें 2 क्लॉज ऐड किए गए थे, 368 का सब क्लॉज 4, 368 का सब क्लॉज 5, और ये बोला गया था कि कभी भी अगर अमेंडमेंट लाया जाता है हमारे संविधान में तो आर्टिकल 368 का यूज करके, तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आएगा। इस चीज को खारिज किया गया था किस केस में, मिनर्वा मिल्स केस में। यही पढ़ रहे हैं आप लोग, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो याद आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा तो आप क्लास छोड़ के चल जाइए, आपका कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, प्लीज। चलिए सुनिएगा ध्यान से, आर्टिकल 51 ए का सब क्लॉज बी, ठीक है, सब क्लॉज ए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सब क्लॉज ए से कि क्या है, क्या था ये सब पूरा चीज, ठीक है, क्या था ये पूरा चीज हम लोग देखते हैं। सब क्लॉज ए किस चीज के बारे में बात करता है, आप लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग को ये चीज गूगल में भी मिल जाएगा, आप लोग बस इतना लिख लीजिएगा कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स आप कैसे बनाएंगे, कि आप लोग लिखेंगे 51 का ए का सब क्लॉज ए और इसके बारे में लिखिएगा, ये चीज लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बार बार तुरंत हटा दूंगा, मैं लिखने का मौका नहीं दूंगा, और इसको लिख के फायदा भी नहीं है क्योंकि ये चीज आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है, मिल ही जाएगा, ठीक है। तो 51 का सब बड़ा वाला ए का सब क्लॉज ए क्या बोलता है, सुनिएगा ध्यान से, मतलब फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोलता है, टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब सर टू अबाइड मतलब हमें अपना संविधान के प्रति सर एकदम, मतलब संविधान को समझना है कि वो सर्वप्रिय है, वो डिवाइन है, वो सुप्रीम है, उसके अंतर्गत रहना है। इसके अलावा और क्या बोला जा रहा है, टू रिस्पेक्ट आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड टू रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, वी शुड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमें अपने संविधान के प्रति हीन भावना नहीं लाना है सर, हमें अपने संविधान को इज्जत देना है, हमारे जो नेशनल फ्लैग है उनको उसको इज्जत देना है, हमारा जो नेशनल एंथम है उसको इज्जत देना है, देना चाहिए और देना होगा। ये किस फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है सर, 51 का बड़ा ए का सब क्लॉज ए में, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर ये फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, बिल्कुल ये फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है। सर ये ऑड है कि इवन है, ऑड है, मतलब इसको अगर हम लोग रिफ्यूज करेंगे तो हम लोग को पनिश किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। कैसे, सुनिएगा ध्यान से, आप लोगों ने कभी सुना है फ्लैग कोड के बारे में, जब भी ध्वजा को हम लोग फहराते हैं देन वी हैव टू मेंटेन, वी हैव टू फॉलो सर्टेन काइंड ऑफ फ्लैग कोड्स। सर लॉ भी है भारत में, अगर आप फ्लैग को इज्जत नहीं दे रहे हैं, फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, देन आपको गिरफ्तार किया जा सकता है बाय प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स। एक लॉ है सर भारत में, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। क्या है सर, प्रिवेंशन ऑफ
प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इस एक्ट के अनुसार अगर आप फ्लैग या फिर नेशनल एंथम उन सबको डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना सर, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको पनिश किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? आपको पनिश किया जा सकता है। दैट इज वाई सर, ऑड वाला जितना भी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, दे हैव लीगल बैकिंग। उसका बैक सपोर्ट कौन कर रहा है सर? लॉ। बोलिए, समझ में आया आप लोग को? फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी समझ में आया? फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बहुत हलवा था सर कि पहला फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोल रहा था कि हमें अपने संविधान को इज्जत देना है, रिस्पेक्ट देना है, उनका उसको पालन करना है, उसको मानना है। इसके अलावा नेशनल फ्लैग्स, नेशनल एंथम को हमें रिस्पेक्ट देना है, उनको ऑनर देना है, ठीक है। और अगर इसका हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, हमें कोई पनिशमेंट दिया नहीं जाएगा। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? सर झूठ है। क्यों? हमने अभी पढ़ा सर, हम लोग के पास लॉ भी है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, ठीक है, नेशनल ऑनर एक्ट, ठीक है सर। बहुत सारे फ्लैग कोड्स भी होते हैं, फ्लैग का मेजरमेंट कैसा होगा, उसके बाद किस किस कौन कौन सा कलर होना चाहिए, ठीक है, कितने बजे से पहले उसको ये कर लेना चाहिए, फहराना चाहिए, कितने बजे तक उन्हें उतार लेना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये था फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी, आपको समझ में आया होगा। तो सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, अभी आप लोग समझिए, मैं रटा दूंगा थोड़ी देर बाद, आई प्रॉमिस, ठीक है। अभी मतलब समझिए सर। सेकंड ये है क्या है सर? सबसे पहला चीज सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी है। आप देखिए, जो फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी था उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ था। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको रिफ्यूज करते हैं फॉलो करने से तो क्या होगा, आपको पनिश किया जा सकता है, ठीक है। और सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी क्या है सर? सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि टू, अच्छा, सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी क्या है सर? ये ऑड है कि इवन है? इवन है। मतलब इवन वाले को आप मना भी कर सकते हैं, आप रिफ्यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको करने का मन हो तो करो, नहीं करने का मन हो तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ऑड वाले को मना नहीं कर सकते हैं। मतलब सेकंड वाला क्या बोल रहा है सुनिएगा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज, नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब सर, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी हमारे नोबल आइडल्स थे, उनका जितना भी सर बलिदान था, जितना भी उन्होंने मेहनत किया था, जितना भी उन्होंने त्याग किया था, जितना भी उनका कॉन्सेप्ट था सर, उन हर चीजों का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत मुश्किल से ये आज़ादी मिली है सर, उनका बहुत ज्यादा त्याग था, बहुत ज्यादा। आज आज के वक्त अगर आज ये रहता ना, अंग्रेज रहता ना, तो हम लोग पता है क्या बोल देते, अरे लेट इट बी ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम, दे आर ऑल्सो एंजॉइंग देयर लाइफ, वी विल ऑल्सो एंजॉय आवर लाइफ, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आज ऐसा होता सर, आज इतना बड़ा त्याग के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। कोई बंदा 21 साल का उम्र में कोई सोच ही नहीं सकता कि भाई मैं सूली में चढ़ जाऊंगा, कोई सोच ही नहीं सकता। आप और मैं सर, अगर आप 21 साल के हो चुके हैं या फिर हो कभी भी तो हुए थे या फिर होने वाले हैं, आप सोच सकते हैं ना, आपके पास इतना हिम्मत है कि आप जाके इतना बड़ा स्टेप ले सके? आप नहीं ले पाएंगे। आज के वक्त वो हिम्मत ही नहीं है किसी के अंदर। इसलिए कहते हैं सर कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो सर वो जो कश्ती उन्होंने लाया है ना, वो कश्ती लाने में उनका बहुत त्याग था, बहुत ज्यादा हिम्मत लगा था सर। तो उस त्याग को हमेशा चेरिश करते रहना चाहिए, हमेशा उसका रिस्पेक्ट करते रहना चाहिए। जितने भी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए हैं, उनके जितने भी आइडल्स हैं, जितना भी उनका त्याग था, हर चीज का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। सर अगर हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या हमें जेल में डाल दिया जाएगा? नहीं, जेल में नहीं डाल दिया जाएगा। दीज आर नॉट पनिशेबल ऑफेंसेस बिकॉज दीज आर इवन नंबर ऑफ
फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है सर, समझ में आया सभी को? बोलिए, सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी समझ में आया सभी को? चलिए थर्ड। सर थर्ड में देखिए फिर से मैंने लाइन दे के रखा है, क्यों? कोई मुझे बताएगा कि ये वाला जो है ये थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्या ये पनिशेबल है या नहीं है? सर बिल्कुल है। दीज आर फंडामेंटल ड्यूटीज विच आर ऑड इन नंबर एंड दीज आर पनिशेबल। ठीक है, क्या है क्या नहीं है बाद में पढ़ेंगे। सर क्या करना है, ये क्या बोल रहा है थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? कि हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो भारत का सोवेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करे, उसको प्रोटेक्ट करे, उसको हमेशा लागू करवाए रखे। सर सोवेनिटी मतलब संप्रभुता, यूनिटी इंटीग्रिटी एकता अखंडता। ठीक है, भारत के एकता अखंडता सोवेनिटी को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको हमेशा अपहोल्ड करके रखना चाहिए, हमेशा उसको बचाना चाहिए। सर मतलब सर कभी भी सोवेनिटी पे खतरा आ जाए, भारत का सोवेनिटी पे कभी भी खतरा आ जाए तो क्या होगा सर? सर हमें उस खतरे के खिलाफ लड़ना चाहिए। सर भारत का कभी यूनिटी पे खतरा आ जाए तो लड़ना चाहिए सर, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इंटीग्रिटी पे खतरा आ जाए तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसी बीच मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि क्या भारत में कंस्क्रिप्शन सिस्टम है? क्या भारत में कंस्क्रिप्शन सिस्टम है? कंस्क्रिप्शन सिस्टम जिसको याद नहीं आ रहा, मैंने उस वक्त ही समझाया था, आज भी समझा रहा हूं। क्या भारत में कंस्क्रिप्शन सिस्टम आज, क्या भारत में कंस्क्रिप्शन सिस्टम है? क्या है भारत में क्या होता है इसका मतलब? कि सर भारत में एटलीस्ट कुछ सालों के लिए हर सिटीजन को फौज में सेवाएं देनी पड़ती हैं। क्या भारत में ऐसा अभी लॉ है? तो जितने भी हाँ बोला था, क्या सोच के बोला था दोस्त आप लोग ने? कंस्क्रिप्शन सिस्टम का मतलब क्या होता है? दैट यू मस्ट हैव टू सर्व इन द आर्मी और इन द आर्म्ड फोर्सेस। जी वहां है, इन द आर्म्ड फोर्सेस, और बहुत जगह है, और इन द आर्म्ड फोर्सेस फॉर सेवरल ईयर्स ऑफ योर लाइफ। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर भारत चाहे, अगर भारत का सोवेनिटी पे खतरा आ रहा है, अगर भारत का इंटीग्रिटी पे खतरा आ रहा है और भारत को सच में ऐसा जरूरत हो रहा है कि हाँ हमें वैसा सच में चाहिए कि हमें हर इंसान, हर सिटीजन आके 2-3 साल अपना लाइफ का आर्मी में दे, तो क्या स्टेट, क्या गवर्नमेंट ऐसा लॉ बना सकती है? क्या ऐसा लॉ बना सकती है? ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि ऐसा लॉ बनाया जा सकता है? किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि ऐसा लॉ बनाया जा सकता है? भारत में भी कंस्क्रिप्शन सिस्टम लाया जा सकता है। सर इसने 23 लिखा, मैं भी लिखूंगा। बोलिए, लिखिए बाकी लोग। चलो याद ही नहीं आ रहा है मुझे कहाँ पे पढ़े थे। सर जब 23 पढ़ रहे थे ना, जब 23 पढ़ रहे थे ना, आर्टिकल 23 पढ़ रहे थे ना, तो आर्टिकल 23 के पढ़ते वक्त सब क्लॉज 2 पढ़ा था सर उस वक्त। ठीक है, सब क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ था उस वक्त कि भैया भारत में अभी ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर भारत को सच में ऐसा जरूरत आए ना तो पब्लिक अफेयर्स के लिए स्टेट ऐसा लॉ बना सकता है। ठीक है, अच्छा ईमानदारी से मुझे बताएंगे आप लोग कितने जन रिवाइज कर रहे हैं? मैसेज करके बताइए कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ। कितने जन है ईमानदारी से बोलिए कि रिवाइज कर रहे हैं? जो पढ़ा दिया मतलब बाकी रिवाइज भी करते जा रहे हैं, कितने जन है? इसीलिए नमी नहीं हो पा रहा है क्या? ये चीज नहीं पढ़ाया था क्या? आपने हाँ भी आंसर दिया था कि हाँ भारत में कंस्क्रिप्शन सिस्टम है। हाँ तो आंसर क्यों नहीं दे पाए? क्यों नहीं दे पाए? क्या नहीं पढ़ा है ये चीज अगर किए हैं तो? कहाँ घूमने जा रहे हैं?
चलिए सर आप लोगों ने कभी सुना है सेक्शन 125 124 का ए आईपीसी? नहीं सुना होगा आप लोगों ने। देशद्रोह, सेडिशन, ठीक है, सेडिशन 124 का बड़ा वाला ए जो है ये सेडिशन, सेडिशन से रिलेटेड देशद्रोह। सर आपको देशद्रोह नहीं करना चाहिए। मतलब सर अगर आप देशद्रोह कर रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं? सोवरेनिटी को खतरा पहुंचा रहे हैं, हमारा जो संप्रभुता है उसको खतरा पहुंचा रहे हैं। और सर जब भी आप सोवरेनिटी को खतरा पहुंचाएंगे आपको पनिश किया जाएगा। देख रहे हैं लॉ पनिश करने के लिए। आप लोगों को पता है कि भारत में सर यूएपीए एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। आप लोगों ने कभी न कभी सुना होगा एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये सब क्या कर रहा है सर? भारत का सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहा है। देख रहे हैं ये जो थर्ड वाला फंडामेंटल ड्यूटी है इसके पास लीगल बैकिंग है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे देन व्हाट विल हैपन, यू हैव टू गो थ्रू सेवरल और सीवियर कंसिक्वेंसेस, ठीक है। आपको सीवियर कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा सर। यू विल गेट पनिश्ड। समझ में आया सभी को? थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चौथा, चौथा क्या है? सबसे पहले तो सर चौथा है मतलब इवन है, इवन वाला है मतलब यू कैन फॉलो इट एंड यू कैन नॉट फॉलो इट, ओके। इट्स हर चॉइस, इट्स हर चॉइस, यू कैन फॉलो इट और यू कैन नॉट फॉलो इट, इट्स हर चॉइस। सुना है ना आप लोगों ने, मीम्स पढ़ा होगा, इट्स हर चॉइस, ठीक है। तो टू क्या बोल रहा है फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोल रहा है? टू डिफेंड द कंट्री एंड टू रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। सर भारत में जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, भारत में जब भी कोई ऐसा चीज देख रहे हैं आप कि कोई भारत में ऐसा कोई गलत चीज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल सर भुखमरी है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन का कमी देख रहे हैं आप, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं देख रहे हैं कि बाढ़ आ गया है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं देख रहे हैं कि अनाज का उत्पाद कम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं देख रहे हैं कि सर क्या हो रहा है, आप कहीं देख रहे हैं कि कहीं पे कन्या भ्रूण हत्या हो रहा है, तो सर आपको क्या करना चाहिए पता है? ये सर आपका देश का छवि खराब कर रहा है। आपका देश मतलब भारत में भुखमरी है तो सर आप भी तो अपने तरफ से हेल्प कर सकते हैं ना कुछ ना कुछ। अगर भारत में एजुकेशन का कमी है तो सर आप भी तो अपने तरफ से कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना। मतलब अगर भारत में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या फिर भारत में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप भी तो सोशल वर्क कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू सोशल वर्क। आप भी सोशल वर्क कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे? लेकिन आपको सोशल वर्क करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है सर, बिकॉज इट इज रिटन इन इवन फंडामेंटल ड्यूटी, दैट इज फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी। समझ में आया सभी को? फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? अगर फॉर एग्जांपल भारत को आप देख रहे हैं कि सच में टेररिस्ट घुस गया है, फॉर एग्जांपल आपका लोकेलिटी में टेररिस्ट घुस गया है और आप क्या कर रहे हैं, बस पुलिस को फोन करके वेट कर रहे हैं। सर आप भी तो जाके अपने कंट्री के लिए उससे लड़ सकते थे। यू कैन ऑल्सो डिफेंड योर कंट्री, ठीक है। अगर आप नहीं करते तो आपको पनिश नहीं किया जाएगा, बट एज अ सोशल वर्क यू शुड ट्राई ना, यू शुड एटलीस्ट ट्राई, ठीक है। समझ में आया सभी को? फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी अभी बस समझना है, बाद में मैं रटवा दूंगा। हाँ या ना का वेट कर रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फिफ्थ। फिफ्थ सर, फिफ्थ क्या है सर? ऑड है कि इवन है? ऑड है, मतलब इसको अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? सजा, सजा मिल सकता है। जो पांचवा फंडामेंटल ड्यूटी है ना, ये दो भाग में लिखा हुआ है। इसमें दो चीजें लिखी हुई हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला लिखा हो गया है कि टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and religion और sectional diversities। यहाँ से पहले हम लोग यहाँ तक समझने का कोशिश करते हैं।
उसके बाद ये सेकंड पार्ट है इसका। मतलब जो ई में जो है, मतलब फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ये 2 पार्ट में 2 चीजें उसमें लिखी हुई हैं। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोल रहा है फर्स्ट पार्ट? कि हमें कोशिश करके रखना चाहिए कि हम भारत में हार्मनी मेंटेन करके रखें, शांति। हम लोग शांति मेंटेन करके रख सकते हैं, रखना चाहिए, शांति मेंटेन करके रखना चाहिए। हम लोग के बीच में भाईचारा होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए। भले हम किसी भी रिलीजियस ग्रुप से डिपेंड कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी द मैटर, ठीक है? अगर मैं इस्लाम धर्म को मान रहा हूँ, आप हिंदू धर्म को मान रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि साहब आप मुझसे झगड़ा करने आ रहे हो। आप अपना धर्म को रिस्पेक्ट कीजिए, मेरे धर्म को रिस्पेक्ट कीजिए, मैं अपने धर्म को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और आपके धर्म को भी रिस्पेक्ट करूंगा। दिस काइंड ऑफ फ्रेटर्निटी, दिस काइंड ऑफ ब्रदरहुड हमें दिखाना चाहिए। और सर अगर हम नहीं दिखाएंगे तो, अगर हम लोग शांति भंग करने का कोशिश करेंगे, अगर हम एक दूसरे के रिलीजन को धमकाएंगे, मतलब बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा रिलीजन खराब है, तुम्हारा रिलीजन अच्छा है, हम हमारे किसी पर्टिकुलर, जैसे मैं किसी का रिलीजियस जो भी जगह है, जो भी प्लेस है, उसको जाके मैं गलत कर रहा हूँ, उसको वहां पे जाके मैं उसको खराब कर दे रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ सर? गलत कर रहा हूँ। मैं भाईचारा को भंग करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या मुझे पनिश किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है सर, बिल्कुल किया जा सकता है। एक धारा है सर, सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 153 ऑफ द आईपीसी। न्यूज़पेपर में कभी इधर-उधर धोखे से पढ़ लिया होगा क्योंकि बहुत फेमस है। सेक्शन 153 आईपीसी क्या बोलता है पता है? कि अगर आप कभी भी हेट स्पीच देंगे, आप सोचिए भड़काऊ भाषण दे रहे हैं पूरे समाज में, तो क्या होगा सर? डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होगा? हिंसा होगा, शांति भंग होगा। तो और सर शांति भंग हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आपका फंडामेंटल ड्यूटीज को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए। और कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी? ऑड वाला। सर ऑड वाला को जब भी आप फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है? पनिश किया जाता है। और सर मैंने पहले ही बोला कि ऑड वाले के पास लीगल बैकिंग होता है। देख रहे हैं लीगल बैकिंग, सेक्शन 153, सेक्शन 153 के अंतर्गत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है अगर आप हेट स्पीच दे रहे हैं। अगर आप हेट स्पीच दे रहे हैं मतलब क्या? आप हार्मनी खराब कर रहे हैं, आप दंगा फसाद करवाना चाह रहे हैं, ठीक है? आई होप सेक्शन 153 समझ में आया होगा। सर इसके बाद और भी कुछ कुछ सेक्शंस हैं। कुछ एक सेक्शन है सर 295 एंड सेक्शन 295 का बड़ा वाला ए। ये क्या बोलता है सर? मतलब सेक्शन 295 जो है ना, ये क्या बोलता है कि अगर आप किसी के रिलीजियस वर्कशिप को, किसी भी रिलीजियस वर्शिप करने वाला प्लेस को, मतलब फॉर एग्जांपल कोई कोई बंदा कहीं पे जाके पूजा पाठ कर रहा है, कोई भी रिलीजियस उसका प्लेस है, अगर आप उसको डिसरिस्पेक्ट करते हो तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मतलब सर, और 295 का बड़ा वाला ए भी ऐसा ही कुछ है। मतलब सर अगर आप अपना 5वां फंडामेंटल ड्यूटी नहीं पूरा कर रहे हैं ना, तो आपको गिरफ्तार करके आपको पनिश भी किया जा सकता है। बोलिए समझ में आया? फर्स्ट पार्ट समझ में आया इसका? फर्स्ट पार्ट समझ में आया या फिर मैं फिर से समझा दूंगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इजी था सर, बहुत इजी था, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है? आपको हार्मनी मेंटेन करके रखना है, इसके अलावा भाईचारा लगाना है सर आपको। रिलीजन, धर्म, लिंग्विस्टिक ग्रुप, इन सब को लेके आपको झगड़ा उगड़ा नहीं करना है, ठीक है? अगर कीजिएगा तो जेल जाइए, खाइए जेल का पानी पीजिए। फर्स्ट सबरीमला केस ना, हम लोगों ने एक पूरे क्लास में पढ़ा था, 2 घंटा लगा था मुझे वो बताने में। तो सबरीमला केस क्या है क्या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जब उस चीज के बारे में नहीं बता पा रहे हैं ना, तो हम तो भैया उस काबिल ही नहीं है कि उसके ऊपर डिस्कस करें। सबरीमला केस इससे रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी, वो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 से रिलेटेड है ना, इससे इससे रिलेटेड नहीं है। सुनिएगा आगे, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है।
5वां फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोलता है, सेकंड पार्ट, दैट वी शुड रिस्पेक्ट द वुमेन। हमें विमेन्स के डिग्निटी को मेंटेन करके रखना चाहिए। हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे विमेन का डिग्निटी खराब हो, जिससे विमेन का बेइज्जती हो। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब सर कल एक क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग, शायद कल या परसों, जहाँ पे लिखा हुआ था कि विमेन्स के बारे में लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज में। हाँ सर लिखा हुआ है, देखिए आंख खोल के देखिए। कल मैंने बोला था कि सर 51 का बड़ा वाला ए का सब क्लॉज ई में लिखा हुआ है, ऐसा देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब सर विमेन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, विमेन का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, विमेन को हमें हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें लिखा हुआ है। सर हम तो हानि पहुंचाएंगे, हम तो हानि पहुंचाएंगे, आप जेल जाइएगा। आपने सुना है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट? डाउरी मतलब दहेज। सर दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया जाता है, इसीलिए लॉ बनाया गया डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। सर आपने सुना होगा पॉश एक्ट, पॉश पॉश एक्ट आपने सुना होगा। अभी कभी मतलब कभी हुआ करता था सर विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है, आपने सुना होगा। इसके अलावा आपने सुना होगा सर इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। इसके अलावा ने आपने सुना होगा सर द कमीशन फॉर सती, सती वगैरह एबॉलिश करने के लिए बहुत सारा लॉ बनाया गया था। आप आई होप आप लोगों को पता होगा कि सती क्या होता था। सर जब हस्बैंड डेथ डाई कर जाता था तो उसी के चिता के ऊपर जो उसकी वाइफ थी उसको भी बोल दिया था कि आप भी बैठ जाओ, और वहीं पर आग लगा दिया जाता था। तो उस चीज को मतलब बैन करने के लिए लॉज बनाए गए थे। मतलब कहने का मतलब है सर जो भी फंडामेंटल ड्यूटी है जो ऑड वाला है, अगर आप उसको फॉलो नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, पनिश किया जाएगा। क्योंकि उसके जो चचा है ना वो विधायक है, विधायक है मतलब लॉ है उसके पीछे। समझ में आया ये पूरा? अच्छा किसको किसको लगता है, जिसको जिसको भी पता होगा सती के बारे में, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, मतलब आप दिल पे मत रखना लेना यार कि ये बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है। मैंने भी कहीं से सुना है, कहीं भी पढ़ा है, ठीक है। एक जमाना था जब भारत में सती प्रथा होता था। सती प्रथा में क्या होता है कि जब हस्बैंड डाई करता था तो साथ साथ उसकी वाइफ को भी जिंदा, उसकी वाइफ जिंदा है और उसका हस्बैंड डाई कर गया तो उसके वाइफ को बैठा दिया जाता था उसके चिता के ऊपर और आग लगा दिया जाता था, और जो वाइफ रहती थी वो जिंदा ही मर जाती थी। इसको बोलते थे सती प्रथा। किसको किसको लगता है कि उस वक्त के लिए, उस वक्त के लिए ये प्रथा सही था? उस वक्त के लिए ये प्रथा सही था? ठीक है, बात करेंगे हम लोग इस पे कभी, बात करेंगे। तो छठा फंडामेंटल ड्यूटी आ गया एफ। सर ऑड है कि इवन है? इवन है। क्या इसको फॉलो करना जरूरी है? नहीं, आपके मन के ऊपर है। क्या बोल रहा है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जो हमारा हेरिटेज है, हेरिटेज मतलब सर जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हमारे पुरातात्विक जगह है, ठीक है, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सब जो हेरिटेज के प्लेसेस हैं, हमें उसे वैल्यू करना चाहिए, हमें उसको बचाने का कोशिश करना चाहिए। हमें ये नहीं कि सर जो हमारा कल्चर है, जो हमारा कल्चर है उसको बचाना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आप लोग देखेंगे तो जो बाहर से आते हैं ना शहर वगैरह से, वो लोग पाँव वाव नहीं छूता है। क्या कर रहे हैं सर आप? अपना कल्चर को आप ये कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग कभी देखे होंगे सर अभी बहुत मड़वाड़ी फैमिलीज में ऐसा हो गया ना कि जब भी वो घर से, मड़वाड़ी फैमिली लोग जो एकदम पहले क्या होता था कि वो लोग नॉनवेज कभी नहीं खाते थे, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे ना बाहर में वो लोग नॉनवेज खाते हैं, ठीक है।
क्या कर रहे हैं सर, वो अपना कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब इसका मतलब ही नहीं कि आप जाने से मार दें उनको, पनिश कर दें, नहीं, इट्स देयर चॉइस, बट दे शुड प्रोटेक्ट इट, मतलब दे शुड नॉट, आई शुड नॉट यूज द वर्ड शुड, दे हैव टू प्रोटेक्ट इट, दे कैन प्रोटेक्ट इट, दे शुड बोलने पे क्या हो जाता है ना कि उनको प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, उनका मन पे डिपेंड कर रहा है यार, उनको करने का मन है तो करे, नहीं करने का मन है तो ना करे, दे आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर दैट। बोलिए, समझ में आया? एफ हलवा है सर, कोई बड़ा चीज है ही नहीं। बोलिए, आगे बढ़ते हम लोग। सर G7 ये सतमा है, सतमा फंडामेंटल ड्यूटी। सतमा फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोल रहा है सर? लाल देख रहे हैं लाइन क्या हुआ है, ये क्या बोल रहा है कि टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ और जितने भी क्रिएचर है, मतलब सर जो भी हमारा इन्वायरमेंट वगैरह है इन सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें, पशु पक्षियों को, सर फ्लोरा फौना को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर मैं बोल दूं कि फ्लोरा जो है वो एनिमल या फिर पशुओं से रिलेटेड है, तो ये बात सही है कि गलत है? फ्लोरा, फ्लोरा बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप। फ्लावर नहीं हूं मैं सर, ठीक है, फ्लावर नहीं हूं। और आप लोगों से बेहतर ये चीज कोई नहीं जान सकता है कि क्या कोई लॉ है भारत में, क्या कोई लॉ है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, कोई लॉ है क्या भारत में? क्या लॉ है? मैं आर्टिकल आर्टिकल का बात नहीं कर रहा हूँ, क्या है तो क्या नाम है उसका, है तो क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, है तो क्या नाम है उसका? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। मतलब सर अगर आप कोई भी गलत चीज कर रहे हैं ना, किसी भी जैसे जानवर वगैरह को मार रहे हैं फॉरेस्ट के एरिया में, कुछ पेड़ उड़ काट के ले आ रहे हैं, तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज ऑड ऑड नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी एंड वी कैन अरेस्ट यू, वी कैन पनिश यू फॉर द ठीक है सर, आई होप ये समझ में आया होगा, समझ में आया सभी को, समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए। एच 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 मतलब है 8 होगा, एच एच एच, जो साउथ इंडियंस है ना वो लोग हेच बोलते हैं इसको, हेच हेच, एच को मतलब वो लोग का ऐसा होता है, हेच बोलते हैं। ये क्या बोल रहा है सर? टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अच्छा, अच्छा, कोई ऐसा अभी कभी ऐसा हुआ है आप लोगों का? कितने जन है यहाँ पे वो लोग जो बिल्ली रास्ता काटने पे एक पत्थर फेंक के उसको पार करते हैं, या फिर दूसरा जन का वेट करते हैं कि वो पार करे? कितने जन है यहाँ पे लोग? होंगे सर, होंगे, बोल नहीं रहे हैं बट होंगे, ठीक है। ये क्या है सर? ये सब चीज अंधविश्वास है। कितने बहुत जन होंगे जिसके जो होता होगा कि यार छींक आ गया तो घर से बाहर मत जाओ, सेकंड छींक आने दो उसके बाद जाना। बहुत कोई होता है कि दही चीनी खा के जाओ। ये सब क्या है सर? अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। गुरुवार को बाल नहीं कटाना चाहिए, मंगलवार को बाल नहीं कटाना चाहिए, शनिवार को बाल नहीं कटाना चाहिए। बिल्ली रास्ता काट दे तो उसको पार नहीं करना चाहिए क्योंकि दिन खराब जाएगा। मेरा एक बार एग्जाम था, मुझे याद है, फिजिक्स का एग्जाम था स्कूल में, क्लास 11 में। मैं देने गया था, उस वक्त बिल्ली रास्ता काट दिया था, एंड यू वोंट बिलीव मेरा सबसे अच्छा मार्क्स आया था फिजिक्स में, ठीक है। हाँ, नाखून मत काटो रात के वक्त, ठीक है। ये सब क्या है सर? अंधविश्वास है। हम लोग को अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन करके रखना चाहिए। वी हम लोग का साइंटिफिक टेम्परमेंट है, मतलब हर चीज रैशनल तरीके से करना चाहिए। अब क्या मतलब है यार कि अगर बिल्ली रास्ता काट रही है तो उसको क्रॉस मत करो? क्या कौन सा साइंस है, कौन सा मतलब
कहाँ से आ रहा है दिमाग? हाँ, कहाँ से आ रहा है ये सब दिमाग? कहाँ से? वो बेचारा वो खुद डर रहा होगा कि अरे ये हम एकरा रास्ता काट रहे हैं, मतलब खुद बिल्ली डर रहा होगा आपसे। आप सोच रहे हैं आप कितना खुखार हैं? मतलब अपना जीभ का स्वाद के लिए आप दूसरा का जान ले लेते हैं। आपसे खतरनाक कोई हो सकता है? आपसे खतरनाक कोई हो सकता है? आप उस बेचारी बिल्ली को दोष दे रहे हैं यार। आपका बस चले तो आप उसको फ्राई करके खा जाइएगा, अपने जीभ के लिए बस। वो एक कहावत है सर, ये जो जीभ है ना, ये चोखो नहीं है, इसमें धार नहीं है, लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा हत्या होता है ना, तो इस जीव के लिए ही होता है। ये क्या है? अंधविश्वास है सर। इसीलिए हमें साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन करके रखना चाहिए, हमें ह्यूमनिज्म मेंटेन करके। सर, इंसानियत मत भूलिए। आजकल लोग इंसानियत भूलते जा रहा है यार। इंसानियत नहीं भूलना चाहिए। वी आर ह्यूमंस। तो ये वाला फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोल रहा है कि वी शुड फॉलो साइंटिफिक टेम्पर। हमें हर चीज रैशनल तरीके से करना चाहिए। रैशनल मतलब साइंटिफिक चीजों को करना चाहिए। ये अंधविश्वास छोड़ो यार, सुपरस्टिशियस चीजें को छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये बोला जाता है। लेकिन नहीं, मैं तो फॉलो करूंगा। ठीक है, करो। मैं फॉलो नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, मत करो। क्या इसके लिए पनिश किया जाएगा आपको? नहीं किया जा सकता। क्यों? ये इवन वाला है, ध्यान से देखिएगा तो इवन वाला है। 8 सर, आठवां आठवां फंडामेंटल ड्यूटी है। बोलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? होना भी नहीं चाहिए सर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नौवां नौवां फंडामेंटल ड्यूटी। इतना कुछ पढ़ा दिए, मुझे तो याद ही नहीं रहेगा। बोलिए 3-4 बार, बिल्कुल याद नहीं रहेगा। लेकिन आप खुद को बोलिएगा ना, हाँ मुझे तो सब कुछ याद है। आप पूछ लो, सब कुछ याद है मुझे, देखिए याद रहेगा। क्या बोल रहा है नौवां? कि टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। अच्छा, आप लोगों ने कभी अभी सुना था हाल ही में यूपी में कोई वायलेंस वगैरह हुआ था, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ कर दिया था राइट्स करने वाला लोग। तो यूपी के जो सीएम है श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने क्या किया? बुलडोजर चढ़ा दिया। उन्होंने क्या किया? बोला कि जितना तोड़ा है ना, सब तुम ही लोग पैसा देगा। सर, ये सब लॉस, मतलब आपको पब्लिक प्रॉपर्टी, सर पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब लोगों का प्रॉपर्टी, आप उसको तोड़ते हैं सर। आप स्ट्रीट लाइट्स को तोड़ रहे हैं और उसमें खुशी मना रहे हैं। ये क्या बकलोली है? क्या फालतूगिरी है यार? कुछ भी। सर, सेक्शन 146 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 146 ऑफ आईपीसी, ये किसके लिए होता है पता है? राइट्स के लिए। राइट, जब भी देखते हैं ना राइट्स वगैरह होता है, राइट्स वगैरह होता है, हिंसा वगैरह हो रहा है सर, राइट्स हो रहा है, उसको रोकने के लिए सेक्शन 146 का यूज किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा सेक्शन 147 ऑफ आईपीसी। ये राइट जो भी करता है ना, उसको इस धारा के अंतर्गत सजा दिया जाता है। ठीक है, मतलब सर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को, मतलब आप राइट्स में क्या होता है सर? पब्लिक प्रॉपर्टी का हनन हो रहा है। ठीक है, अगर आप राइट्स को, अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड नहीं करते तो आपको पनिश किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है और किया जाएगा। ठीक है, देखिए लॉ बना हुआ है सर। एब्ज्योर वायलेंस मतलब वायलेंस छोड़ो, वायलेंस छोड़ो। अगर हम वायलेंस नहीं छोड़ रहे, हम वायलेंस करते रहे तो आप लोग से बेहतर आई होप किसी को नहीं पता होगा, धारा 302 मर्डर चार्जेस, मर्डर। सर आप धारा 302 लग जाएगा अगर आप वायलेंस वगैरह कीजिए, किसी को मारने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नहीं धारा 144 अलग हो गया, धारा 144 यहाँ पे है ही नहीं। वो तो इकट्ठा होने से रोका जाता है उसमें, धारा 144 नहीं होगा एग्जाम्पल। ठीक है, इसको समझ में आया सभी को? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। हाँ जी, ये वाला फंडामेंटल ड्यूटी समझ में आया सभी को?
नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये है 10वां और आखिरी। ये क्या बोलता है कि सर आप जिस भी फील्ड में है ना, आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जैसा भी कर रहे हैं सर, आप अपने फील्ड में एक्सेलेंस लाने का कोशिश कीजिए। आप अपने फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो, नाच गान, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, किसी भी फील्ड में हो सर, आपको उसमें हमेशा एक्सेल करने का कोशिश करना चाहिए। हमेशा उसमें कोशिश करना चाहिए कि आप उसमें अव्वल आए, उसमें हमेशा आपको एक्सेलेंट मार्क्स वगैरह मिले। आप हमेशा एक्सेल करें उसमें। क्या मेरा आवाज आ रहा है? कोई अनम्यूट करके बताएगा मुझे। आ रहा है। आ रहा है। बीच में रुक गया था, ठीक है। तो आप किसी भी फील्ड में हो ना, आप उसमें एक्सेल करो, ये बोलता है। अगर नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं दिन भर सोऊंगा, मैं खाऊंगा पीऊंगा, छोड़ दूंगा, नहीं कुछ करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो करेगा वो भारत में ओलंपिक मेडल लेके आएगा सर, नेशनल मेडल्स जीतेगा, और भी बहुत इंटरनेशनल मेडल्स सर, वर्ल्ड कप लेके आएगा, ठीक है। ऐसा करना चाहिए आपको, लेकिन फोर्सफुली नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये 10वां फंडामेंटल ड्यूटी है, और सर इवन है, इसीलिए ये पनिशेबल नहीं है। अगर आपको मन है फॉलो करने का तो आप कीजिए, और नहीं मन है तो मत कीजिए। बोलिए, समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? 10वां किसी को ऐसा है कि नहीं समझ में आया 10 वाला? अब सर याद कैसे करें? तो बहुत हलवा चीज है दोस्त। तब से अगर माथा में बैठा ली हो ना कि याद नहीं, और देखो बहुत कोई बोलेगा अरे ये तो पूछता ही नहीं है, जिस दिन एग्जाम में पूछ देगा उस दिन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे याद रखना है? तो सबसे ऊपर क्या है? हमारा नेशनल एंथम। तो लिखिएगा मत, खाली सुनिएगा, लिखना नहीं है इसको। सबसे ऊपर क्या है हमारा? नेशनल एंथम। सबसे ऊपर क्या है हमारा? नेशनल फ्लैग। के बाद सुनिएगा ध्यान से, जो भी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बापू, इन्होंने सिखाया था, इनके जो आइडियल्स थे, इनके जो कॉन्सेप्ट्स था, इनको हमें फॉलो करना चाहिए, इनको हमें फॉलो करते रहना चाहिए। बापू, भगत सिंह, बोस। सर अगर आपको याद हो ना, तो पहला अगर आपको याद हो तो पहला फंडामेंटल ड्यूटी क्या था कि हमारा जो नेशनल एंथम है, जो नेशनल फ्लैग है, इसको हमें क्या करना है सर? रिस्पेक्ट करना है। इसको हमें रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। झंडा ऊंचा रहे हमारा। सबसे पहले क्या आता है सर? सबसे पहले क्या आता है? हमारा नेशनल एंथम और हमारा नेशनल फ्लैग, ठीक है। इसलिए ये फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है। सर बी से सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी, और बी से बापू, बी से भगत सिंह, बी से बॉस, मतलब ये लोग कौन थे? फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का जो नेशनल स्ट्रगल हो रहा था, उस वक्त उन्होंने बहुत सारा बलिदान दिया था, उस वक्त उन्होंने बहुत सारा बलिदान दिया था। उस बलिदानों को, उन बलिदानों को हमें याद रखना है। आप बी से याद रखिएगा बापू, बी से याद रखिएगा भगत सिंह, बी से याद रखिएगा बॉस। और आपको क्या याद आ जाना चाहिए कि सर जो भी नोबल आइडियल्स थे, जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल्स में, भारत का नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में साथ दिया था, सर उनका जो भी आइडियल्स है उनसे हमें इंस्पायर होना है और उनको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। सी, सी सुनिएगा, सी। ये अब सी कैसे, क्या होगा सी से? सी, ये कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है? तीसरा। अगर आप देख रहे होंगे तो तीसरा, सी, सी, सी। अगर आप चाइनीज को सी पढ़ने देना, तो सी पता है वो क्या पढ़ेगा? ऐसे पढ़ेगा, सुई, सुई। चाइनीज को अगर आप सी पढ़ने दे तो सुई, तो सी से याद रखिएगा सुई। सुई कैसे याद रखिएगा? देखिए तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी है, और तीन चीज यहाँ पे, तीन वर्ड्स हम लोग को याद रखना है। सुई, एस
यू आई, याद रखिएगा, एस से सोवेनिटी, यू से यूनिटी, आई से इंटीग्रिटी। थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी क्या है सर? 3 वर्ड आपको याद रखना है। सुई, एस यू आई, सुई, सुई, एस से सोवेनिटी, यू से यूनिटी, आई से इंटीग्रिटी। सर ये पहले बता देना चाहिए था, मैं ट्रिक याद करके जाऊंगा, ये पहले बता देना चाहिए था। कुछ लोग होंगे, वाह चलो कुछ तो आया यार, कुछ लोग होंगे, मैं पक्का बता रहा हूँ, सोच रहे होंगे ये चीज पहले बता देना चाहिए था। उसके बाद आता है डी। सर डी, डी से डिफेंड, डिफेंड। अगर भारत में कभी भी भारत को जरूरत पड़े तो आपको भारत को डिफेंड करना चाहिए, भारत का कंट्री को डिफेंड करना चाहिए। देखिए डिफेंड, अगर नेशनल सर्विसेज में कभी भी दिक्कत हो तो आपको उसको डिफेंड करना चाहिए, टू डिफेंड द कंट्री। याद रखिए, डी से डी, डी से डिफेंड, डी से डिफेंड, डी से डी, ठीक है। इसके अलावा सर ये चौथा फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। इसके अलावा आगे बताइए सर। देखिए ई, ई, अच्छा कोई मुझे बताएगा पांडव कितने भाई थे? पांडव कितने भाई थे तो मुझे बताएगा, पांडव कितने भाई थे? 5, 5 भाई थे पांडव। और पांडवों में बहुत ज्यादा प्यार था ना सर? वो लोग बहुत शांति से रहते थे कि नहीं रहते थे एक साथ? मतलब पांचों भाई एक साथ बहुत शांति से रहते थे, बहुत हार्मनी से रहते थे। तो सर कभी भी पांडव याद रखिएगा, पांडव मतलब 5, मतलब 5वां फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? हार्मनी। क्यों आपको हार्मनी याद रखना चाहिए? आपको तो सबसे पहले याद रखना चाहिए पांडव। पांडव से क्या आएगा याद आपको? 5वां फंडामेंटल ड्यूटी। सर पांडव हमेशा एक साथ हार्मनी में रहते थे, एक साथ हमेशा शांति प्रिय तरीके से रहते थे। इसके अलावा सर, सर पांडव किसका लाज बचाने के लिए महाभारत जैसा युद्ध क्रिएट कर दिए? आपको याद होना चाहिए सर, द्रौपदी का। द्रौपदी, सर द्रौपदी क्या थी? एक महिला थी। मतलब हमें महिला को रिस्पेक्ट करना चाहिए, महिला का डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए। मतलब 5वां फंडामेंटल ड्यूटी क्या है आपको याद रखना है कि 5 का जब भी बात होगा तो पांडव याद आना चाहिए। पांडव हमेशा एक साथ हार्मनी में रहते थे, माफ कीजिएगा, पांडव हमेशा हमेशा हार्मनी में रहते थे। और वो लोग सर द्रौपदी के इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए इतना बड़ा युद्ध भी कर लिए थे। ठीक है सर, क्या है ई? देखिए हार्मनी में रहना है आपको, और इसके साथ डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है, डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है, डिग्निटी ऑफ वुमेन। आई होप याद भी हो रहा होगा धीरे धीरे। एफ, एफ को भी छोड़ दिए। जी देखो, जी अच्छा, विबग्योर कभी सुना है आप लोगों ने? विबग्योर सर एक लाइट जो है उसमें 7 गो लाइट होता है, मतलब व्हाइट लाइट जो होता है उसमें 7 गो लाइट होता है, 7 कलर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है विबग्योर। सर 7 लाइट, 7 लाइट अगर होगा तो चारों तरफ क्या दिखेगा सर? हरियाली दिखेगा, हरा भरा सब कुछ दिखेगा। सर हरा भरा मतलब सर इन्वायरमेंट, हरा भरा इन्वायरमेंट दिखना चाहिए। मतलब 7वां वी, एक देखो विबग्योर का कितना कितना वर्ड्स है इसमें? 7 गो है सर। मतलब 7वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट से। 7वां जब भी याद रखेंगे तो आपको क्या याद आना चाहिए? विबग्योर याद आना चाहिए कि 7वां फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात कर रहा है। और सर कभी भी अगर रंग बहुत अच्छा से खिला हुआ है, मतलब सर इन्वायरमेंट अच्छा है, देखिए ना आपको कहाँ सब बहुत ज्यादा रंगत कहाँ दिखता है? नेचुरल रंगत कहाँ दिखेगा सर? फॉरेस्ट एरियाज में। इन्वायरमेंट अगर आपका अच्छा होगा, फ्लोरा फोना अच्छा होगा, मतलब वी शुड प्रोटेक्ट दी फ्लोरा फोनाज ऑल्सो। ये हमारा 7वां फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। इसके बाद जी, एच क्या आता है? एच आएगा ना, एच, ई एच, एच देखो याद रखना, एच कितने नंबर पे आ रहा है? 8वां नंबर पे। और सर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 8 वाला जो नंबर होता है ना, ये बहुत खराब माना जाता है।
जिसका भी 8 नंबर होता है ना, इसको बहुत खराब माना जाता है। अब बताइए, जिसका 8 नंबर है उसको आप खराब मान रहे हैं, ये तो अंधविश्वास है। मतलब हमें अंधविश्वास को फॉलो नहीं करना है, हमें क्या फॉलो करना है? साइंटिफिक टेम्पर फॉलो करना है। ये कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है? एच, 8वां फंडामेंटल ड्यूटी। सर 9 9 9 में क्या होगा? EFGHI, ठीक है। 9 में क्या होगा? 9 9 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो 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 नो, एकदम नहीं, नो नो सर, नो। 9 मतलब नो वायोलेंस, नो वायलेंस। वायलेंस नहीं करना है आपको, आप वायलेंस नहीं कीजिएगा। देखिए, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर वायलेंस, आप वायलेंस नहीं कीजिएगा, वायलेंस बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सर वायलेंस कैसे याद रखेगा? सर 9 ग्रहों का पूजा किया जाता है ताकि हर कुछ शांति प्रिय बना रहे। 9 ग्रहों का पूजा किया जाता है, आप उससे भी याद रख सकते हैं कि 9 ग्रह का पूजा किया जा रहा है ताकि शांति बना रहे, वायलेंस ना हो। तो सर 9 से नो वायलेंस कैसे याद रखिएगा? 9 ग्रहों से, ठीक है। जे, तो मुझे बताएगा जे कितना है, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है? सर 10वां। तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल रहा है। अगर आप 10 आउट ऑफ 10 मिल रहा है तो आपको क्या मार्क्स मिल रहा है? सर एक्सेलेंट। आप जो भी फील्ड में हो, आप वहां पे एक्सेलेंट लाइए। बोलिए सर, ये पूरा चीज समझ में आया आप लोगों को? अब याद हो पाएगा। पहला क्या बताया मैंने? सर नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम हमेशा ऊपर होना चाहिए। सर बी जब भी याद कीजिएगा तो बापू याद आना चाहिए, भगत सिंह याद आना चाहिए, बॉस याद आना चाहिए। उससे क्या होगा सर कि उनके द्वारा जो भी, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल्स में जो भी उन्होंने बलिदान दिया था, उनका हमें, ये क्या, कौन है? नोबियो वाइटी। हु इज दिस? हु इज दिस पर्सन? आप लोग लिंक उधर उधर भेज रहे हैं क्या? डेंजर जोन तुम थे क्या? नोबियो वाइटी? हाँ। ठीक। तो बी से याद आना, कहाँ घूम रहे थे वैसे, कहाँ चले गए थे बीच में? दीदी बोलती थी। बी से बापू, बी से भगत सिंह, बी से बॉस। सी से सर 3 वर्ड रखना है याद आपको, सुई। तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी सुई, सोवेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। सर डी से डिफेंड, डी से आपको चौथा फंडामेंटल ड्यूटी। सर 5वां फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? 5 से पांडव, पांडव के बीच में बहुत हार्मनी था और उन लोग किसके लिए लड़ाई करते थे सर? किसके लिए लड़ाई किया था सर? द्रौपदी का रिस्पेक्ट के लिए। उसके बाद एफ, एफ आपको सेपरेट याद रखना है सर, हेरिटेज। हेरिटेज हमने देखा था, एफ मतलब हेरिटेज, आपको सेपरेटली याद रखना पड़ेगा। सर जी, जी क्या है सर? G7, 7 रंग। 7 रंग कहाँ पे अच्छा दिखेगा सर? जब हम लोग इन्वायरमेंट अच्छा से मेंटेन करेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। सर 8, 8 जो है इसको बहुत खराब माना जाता है, बहुत खराब नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। तो वो सब क्या है सर? अंधविश्वास। अंधविश्वास हमको नहीं फॉलो करना है, हमें साइंटिफिक टेम्पर फॉलो करना है। सर आई, आई किस में आ रहा है सर? 9वां फंडामेंटल ड्यूटी है, नो 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 नो। और सर 9 ग्रहों का पूजा करते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि शांति बना रहे, कोई वायलेंस ना हो, नो वायलेंस। जे, सर ये 10वां फंडामेंटल ड्यूटी है, 10 आउट ऑफ 10 हो गया। 10 आउट ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ लिए। कभी भी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आता है तो क्या होता है वो सर? एक्सेलेंट होता है। मतलब आप जो भी फील्ड में है वहां पे एक्सेल कीजिए। बोलिए, ये पूरा चीज समझ में आया? क्या रखने का जरूरत पड़ेगा अब आप लोग को? एग्जाम में आएगा तो क्या आप लोग कर लेंगे ये चीज? आई होप हो जाना चाहिए। बाकी 5-10 मिनट का टॉपिक डिस्कशन बचा हुआ है, वो हम लोग कल कर लेंगे। कल जो है हम लोग कल पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में आगे, ठीक है। कल 5-10 मिनट का खाली डिस्कशन रहेगा फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म करने का। बाकी हम लोग ऑलमोस्ट पूरा